नमस्कार दोस्तों। तो भारत के भूगोल से संबंधित जो विगत वर्षों में यूपीपीसीएस में प्रश्न आए हुए हैं उसका हम विश्लेषण और अवलोकन कर रहे थे। इस कड़ी में हमने 2012 से लेकर 2017 तक के सभी प्रश्नों को हमने देखा और इस वीडियो में 2018 के प्रश्न देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो देखिए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात तो है, लेकिन इसके आंसर में विवाद है। क्या विवाद है, मैं पढ़ता हूँ पहले फिर आंसर बताता हूँ। लिखा हुआ है, विश्व जलप्रपात डेटाबेस की वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात नोहकाली कई प्रपात है और ये नोहकाली कई प्रपात मेघालय राज्य में है। अनेक आधिकारिक भारतीय स्रोतों में अभी भी भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल प्रदर्शित है, यानी दिखाया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर बी माना है। बी का मतलब कुंचिकल माना है, ठीक है। लेकिन जो वैश्विक एविडेंस हैं, ग्लोबल एविडेंस, डेटाबेस एविडेंस है, उसके हिसाब से नोहकाली कई जलप्रपात जो मेघालय राज्य में है, यही भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। तो ये दोनों की जानकारी रखनी चाहिए। अगर ये दोनों ऑप्शन में रहेगा तो कुंचिकल ही टिक लगाइएगा, क्योंकि भाई आयोग ने यही माना है अभी भी। लेकिन अगर कुंचिकल नहीं रहेगा विकल्प में तो नोहकाली कई जलप्रपात याद रखना है, तो इसी को टिक लगाना है। तो आंसर मिल गया उसका। अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है। तो देख लेते हैं जो सही है। पहले कथन, काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है, एकदम सही है। क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है। तो देखिए, ये नया थोड़ा सा लाइन मिला है कि क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है। तो ये क्रेब्स के अनुसार स्टेटमेंट है, ये नया स्टेटमेंट मिला है। काली मिट्टी में आर्द्रता यानी कि नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है, बिल्कुल सही बात है। नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है, इसी के कारण जब सूखता है ये काली मिट्टी तो बीच बीच में दरार पड़ जाता है और इसके बाद इसको कहते हैं कि स्वतः जुताई वाली मिट्टी है, यानी खुद से इसका प्लगिंग हो गया है। तो ये कथन भी सही है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। तो आपको भी समझ में आ ही रहा होगा कि शुद्ध रूप से ये गलत बोल रहा है। हिमालय मिट्टी में कैसे पाई जाती है? ये तो दक्कन के पठार और उसके आसपास के राज्यों में पाई जाता है, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, कर्नाटक हो गया और मध्य प्रदेश हो गया। तो ये गलत है, ठीक है। विकल्प डी इसका सही आंसर है। अच्छा, आपको याद आ रहा होगा, आपने पिछला वाला वीडियो अगर देखा है तो, कि काली मिट्टी से संबंधित और भी पूछे गए हैं पिछले वीडियो में प्रश्न, मतलब पिछले साल में प्रश्न पूछे गए हैं। तो उससे संबंधित जो फैक्ट है मैंने कलेक्ट कर रखा है, मैं जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ। सबसे पहला ये है कि काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं, इसको लावा मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि इसका निर्माण बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण हुआ है, ठीक है। तीसरा फैक्ट है कि यह दक्कन के पठार वाले राज्यों में पाया जाता है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आदि, ठीक है। चौथा फैक्ट है, अच्छा स्वतः जुताई वाला तो मैंने बोल दिया, कि काली मिट्टी का काला रंग क्यों होता है। तो टिटनी फेरस मैग्नेटाइड के कारण काली मिट्टी का रंग काला होता है। मैं फिर से बोलता हूँ, काली मिट्टी का काला रंग टिटनी फेरस मैग्नेटाइड के कारण काला होता है, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है कि काली मिट्टी में किस चीज़ की कमी होती है। तो काली मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है, पोटास की कमी होती है और ह्यूमस की कमी होती है। फिर से बोल दूं, नाइट्रोजन, पोटास और ह्यूमस की कमी होती है किसमें? काली मिट्टी में, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट था ये कि कपास के लिए जो विश्व में नाम है वो क्या है। वैश्विक स्तर पर कपास मिट्टी या काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो वैश्विक स्तर पर चर्नोजेम के नाम से जाना जाता है। चर्नोजेम बोलें या फिर काली मिट्टी बोले, भारत में बात बराबर है। आपको यूक्रेन, यूएसए और कनाडा के सॉइल मैप में आप देखेंगे तो मिल जाएगा चर्नोजेम मिट्टी। अच्छा, ये काली मिट्टी कपास के लिए बहुत ही अच्छी होती है और कपास से याद आया कि भारत में सबसे ज़्यादा कपास गुजरात राज्य में होता है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट थे। और अच्छा, इसमें काली मिट्टी में लौह का अंश अधिक पाया जाता है, ये भी बात याद रखना है। काली मिट्टी में लौह का अंश यही मतलब ज़्यादा पाया जाता है अन्य मिट्टी की तुलना में। तो ये सारा फैक्ट मैंने रिवीजन कर दिया। एक बार फिर से जल्दी जल्दी बोल देता हूँ। काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी बोलते हैं, इसको लावा मिट्टी भी बोलते हैं, क्योंकि काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण होता है। ये दक्कन के पठार में पाए जाते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक वाले राज्यों में। इस स्वतः जुताई वाली मिट्टी बोलते हैं, मैंने बोल दिया है। काली मिट्टी का काला रंग टिटनी फेरस मैग्नेटाइड के कारण होता है। काली मिट्टी में लौह अंश की मात्रा अधिक होती है, किंतु नाइट्रोजन, पोटास और ह्यूमस की मात्रा कम होती है। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि इस कपास के उत्पादन के लिए, कपास की कृषि के लिए काली मिट्टी बहुत ही अच्छी मानी जाती है। और कपास से एक फैक्ट ये भी कि गुजरात में सबसे ज़्यादा कपास होता है भारत के राज्यों में। काली मिट्टी को वैश्विक स्तर पर चेरनोजेम कहते हैं। सॉइल मैप अगर हम वर्ल्ड का देखें तो यूक्रेन, यूएसए और कनाडा में हमें चेरनोजेम मिट्टी मिलेगी, जिसे हम भारत में काली मिट्टी कहते हैं, ठीक है। हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, मैकमोहन रेखा सीमा
रेखा बनाती है? तो देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इनडायरेक्टली रूप से रिपीटेड है। तो मैकमोहन रेखा जो है ये किस दो देशों के बीच में रेखा सीमा रेखा बनाती है? तो ये भारत और चीन के बीच में है मैकमोहन रेखा। आपने पढ़ा ही होगा कि शिमला सम्मेलन 1913 से 14 में हुआ था और उसी समय भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद को सुलझाने के लिए सर हेनरी मैकमोहन को मुख्य वार्ताकार के रूप में नियुक्त किया गया था। और उसके बाद जो निर्धारित हुआ जो एक रेखा, उसी को बोलते हैं इन्हीं के नाम पर मैकमोहन रेखा। ठीक है, तो ये तो हो गया, विकल्प ए इसका आंसर है। लेकिन आपको याद आ रहा है कि ये पहले वीडियो में भी आया, तो मैंने उस सारे फैक्ट को कलेक्ट कर रखे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैं यहाँ पढ़ देता हूँ सिर्फ। अगर पूछे कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा निर्धारित करता है, तो रेडक्लिफ लाइन। ठीक है, फिर उसके बाद आता है 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा बनाती है? तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। 49वीं समानांतर रेखा कौन दो देशों के बीच में सीमा रेखा बनाती है? तो यूएसए और कनाडा। तो 38वीं नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, 49वीं यानी कि 49th यूएसए और कनाडा के बीच में। ठीक है, एक दो फैक्ट एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पर ऐड कर रखे हैं, जैसे हिंडनबर्ग लाइन जर्मनी और पोलैंड के बीच में आपको मिलेगा। मैनहिम रेखा जो है, मैनहिम रेखा ये यूएसएसआर और फिनलैंड के बीच में आपको मिलेगा। ठीक है, एक और है जो महत्वपूर्ण है, कई टेस्ट सीरीज में मैंने ये देखे थे, तो इसका नाम क्या है? मैगी नॉट रेखा। वो मैगी खाने वाला जो है ना, वही मैगी नॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। ठीक है, फ्रांस और जर्मनी के बीच में मैगी नॉट रेखा। तो ये सब मैंने फिर से रिपीट यहाँ पर रिवीजन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित है? तो उपलब्ध विकल्प जो है उसके हिसाब से एडेफिक जो है वो मृदा से संबंधित है। विकल्प ए इसका सही आंसर है। क्या होता है एडेफिक में? तो मृदा की संरचना एवं उसके संघटकों को एडेफिक कहा जाता है। मतलब किन किन चीज़ों से मृदा बना हुआ है, तो एडेफिक उसको कहा जाता है। यह ग्रीक शब्द है जो इडाफोस से बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तो आपको तो पता ही होगा कि भारत के बारे में अगर पूछे कि तटरेखा किसकी लंबी है, तो गुजरात की सबसे लंबी है। ठीक है, और विश्व स्तर पर पूछे कि सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, तो कनाडा की सबसे लंबी तटरेखा है। तो ये आपने पढ़ा है, मैंने सिर्फ रिवाइज करा दिया, आपको पुनः स्मरण कराया है। अच्छा, जब गुजरात से याद आया, हमने इतने क्वेश्चन गुजरात से संबंधित सॉल्व किए हैं, तो गुजरात के मैप में सफ़र में हमने लखपाल देखा था। क्या था लखपाल? कच्छ के पास लखपाल ध्वस्त नगर यानी घोष नगर के रूप में क्वेश्चन बना था इस पर लखपाल के बारे में। हमने एक देखा था हमीरसर झील। कहाँ था हमीरसर झील? याद आ रहा होगा आपको, मैंने कहा था कि भुज नाम के अजय देवगन की एक पिक्चर आई है, तो भुज के पास ही आपको हमीरसर झील मिलेगा, हमीरसर लेक। ठीक है, फिर हमने एक क्वेश्चन देखा था मेहसाना और कलोल के बारे में। किस चीज़ के लिए देखा था? मेहसाना और कलोल दरअसल गुजरात में तेल शोधनशाला के रूप में जाना जाता है। तो ये फैक्ट यहाँ से थोड़ा सा रिकलेक्ट किया था मैंने। नेक्स्ट अब है विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर, वेंकटेश्वर मतलब तिरुपति। तो विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर या तिरुपति का मंदिर निम्नलिखित पहाड़ियों में किसमें अवस्थित है? तो ये दरअसल लास्ट क्वेश्चन का नहीं, तो अब इसके बारे में भी थोड़ा विवाद है। क्या है, मैं थोड़ा पढ़ता हूँ उसका। भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुपति में स्थित है। यह मंदिर शेषाचलम पर्वत श्रेणी में स्थित है। अब देखिए शेषाचलम कहीं ऑप्शन में है ही नहीं। ज्ञातव्य है कि सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु के सलेम में, जवादी पहाड़ियाँ वेल्लोर एवं तिरुवन्नमलाई जिला में और तमिलनाडु में तथा बिलीगिरीरंगा पहाड़ी कर्नाटक में स्थित है, जबकि मल्ला मल्ला नाम की कोई पहाड़ी अस्तित्व में नहीं है। उत्तर प्रदेश आयोग ने इसको मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ही गलत बनाया, मल्ला मल्ला कहीं है, मल्ला मल्ला अन्नामलाई भले है लेकिन ये मल्ला मल्ला कहीं नहीं है, इसीलिए गलत है। तो ये क्वेश्चन तो बाहर हो गया मूल्यांकन से। नेक्स्ट, राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? तो ये प्लेस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का विस्तार है, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर है। अच्छा, आपको याद आ रहा होगा एक साल क्वेश्चन पूछा था कि विश्व में कौन सा ऐसा मरुस्थल है जिसमें जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है? तो हमने उसका आंसर क्या लगाया था? थार मरुस्थल। विश्व में अगर सबसे बड़ा मरुस्थल पूछे तो सहारा मरुस्थल। विश्व में सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाला मरुस्थल पूछे तो थार मरुस्थल, जो कि भारत और पाकिस्तान के क्षेत्रों में विस्तृत है। ठीक है, कहते हैं कि थार मरुस्थल ही ऐसा है जहाँ 1 किलोमीटर में औसतन 43 लोग रहते हैं, जबकि दुनिया के अन्य मरुस्थल के बारे में हम डेटा फैक्ट पर बात करें तो 7 लोग मैक्सिमम 7 के आसपास ही रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? तो देखिए इसका सही आंसर है विकल्प बी, क्योंकि ताप्ती या तापी नदी जिसको बोलते हैं वो नहीं निकलती है। तो तापी नदी का उद्गम स्थान क्या है?
तो मुल्तई नगर जो बैतूल जिला है मध्य प्रदेश का, वहाँ से तापी या ताप्ती नदी निकलती है। ठीक है, तो विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। अब इसके विकल्प में लिखा हुआ है गोदावरी और कावेरी, तो मुझे लगा इसके बारे में बात तो पहले वीडियो में कर ही लिए हैं, तो फैक्ट रिकलेक्ट कर लेते हैं, तो मैंने कर लिया है। देखिए कावेरी के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात, मतलब 5-6 फैक्ट है इसके बारे में बोल देता हूँ, उस वीडियो में बोला था। कावेरी नदी जब आप देखेंगे मैप पर, अच्छा पहले तो मैं बता देता हूँ, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, तो आपको भी याद होगा, मैंने पुनः स्मरण कराया। कावेरी नदी जब देखेंगे तो आपको कावेरी फॉल मिलेगा, और कावेरी नदी का उद्गम स्थान ब्रह्मगिरी है, जो कुर्ग जिला कर्नाटक है, वहीं से ये कावेरी नदी निकलती है। कावेरी नदी के लिए 2 चीज़ के लिए और जाना जाता है, एक श्रीरंगपट्टनम द्वीप और शिव समुद्रम फॉल और शिव समुद्रम द्वीप के लिए भी जाना जाता है ये। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है, कावेरी नदी जब मैप पे आप उस पर पेन चलाइएगा एटलस वाले में, तो देखिएगा कौन कौन से शहर है कावेरी नदी पर, क्योंकि शहर पर भी क्वेश्चन पूछता है, तो ये थोड़ा सा होमवर्क जैसा हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित प्रमुख फलों में किस्म की किस्में हैं। तो ये अंगूर की किस्में हैं। कौन? सुल्ताना, गुलाबी, काली चंपा, ये सब सारी किस्म हैं, मतलब कि प्रजाति है। कौन से फलों की? अंगूर की प्रजाति है। वही व्याख्या में लिखा है गुलाबी, काली चंपा, सुल्ताना, अनाब शाही, ये सब सारे अंगूर की प्रजातियां हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इस पूछने वाली बात है, इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक 70% भारत का इलायची और काली मिर्च अकेले केरल उत्पादित करता है। अच्छा, एक ऐसा ही क्वेश्चन आया था ना जिसमें पूछा था कि सबसे ज़्यादा मतलब भारत का 70% कॉफ़ी कौन सा राज्य उत्पादित करता है? तो आपको आंसर याद आ रहा है ना, कर्नाटका। कर्नाटक जो है 70% भारत का कॉफ़ी अकेले उत्पादन करता है। नेक्स्ट है, सूची 1 को 2 से मिलाना है। एक साइड राज्य है और दूसरी साइड उसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है एक तरीके से। केरल की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? अनाईमुड़ी है, आपको पता ही है। अब केरल की ये सबसे ऊंची चोटी नहीं है, ये दरअसल दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, यानी 2695 मीटर है इसकी ऊंचाई, 2700 में 5 कम। ठीक है। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी सारामती है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है और तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी, ये भी आपको पता होगा, डोडा बेटा। डोडा बेटा कौन से पर्वत पर है? नीलगिरी पर्वत पर। और जब नीलगिरी पर्वत की हम बात कर रहे हैं तो हमें टोडा जनजाति याद आनी चाहिए, जिसका मुख्य व्यवसाय पशुपालन है, ये भैंस पालन करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और हमने पढ़ा था, नीलगिरी पर्वत और अन्नामलाई पर्वत, जिस पर अनाईमुड़ी चोटी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, इन दोनों के बीच में एक घाट है, क्या नाम है उसका? पाल घाट है। अच्छा, तो ये सारे फैक्ट्स हो गए एक तरीके से रिवीजन। अब एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, थोड़ा सा और से रिवीजन। केरल में अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है, नागालैंड में सबसे ऊंची चोटी सारामती है और उत्तराखंड में सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है और तमिलनाडु में सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय, अच्छा दोदा बेटा की ऊंचाई कितनी है? चलिए मैं बता देता हूँ, 2600, वैसे मैप में लिखा हुआ है 2636 मीटर, कहीं कहीं पर मैंने 2637 मीटर भी देखा है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। 2637, 36 ऐसे ही कहीं कहीं पर है, जब अपडेटेड मैप आया है उसमें तो 37 है शायद। नेक्स्ट में लिखा हुआ है, निम्नलिखित भारतीय मौसम मुख्यालयों को उनकी स्थापना के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से अपने सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए ये ना एक जगह रहा नहीं है भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय, इधर से उधर, उधर से उधर नाचता रहा है। देखिए कैसे कैसे है। वैसे तो भारतीय मौसम विभाग की स्थापना जो हुई है 1875 में हुई है। अच्छा, 1875 से याद आया, आपको इकोनॉमिक्स में आपने टेस्ट सीरीज में पढ़ा होगा कि ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसकी भी स्थापना 1875 में हुई थी। ठीक है, एक फैक्ट ये है। 1875 में और क्या क्या घटनाक्रम हुए हैं? दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना भी 1875 में ही की थी। और भी कुछ हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हुई है, अब आप सर्च कीजिए इस तरह से। देखिए, तो मुख्यालय इसका 1875 में जब स्थापना हुआ था भारतीय मौसम विभाग की, तो मुख्यालय इसका कलकत्ता था, लेकिन 1905 में इसका मुख्यालय बदल करके कहाँ आ गया? शिमला में आ गया। ठीक है। वर्ष 1928 में फिर इसको पुणे में स्थानांतरित कर दिया गया और 1944 में फाइनली ये दिल्ली में आया है। तो आज़ादी से पहले ये स्थानांतरण हुआ है, आज़ादी के पहले जो लास्ट में जो 1944 में दिल्ली में हुआ है, आज तक दिल्ली में ही है। ठीक है, तो ध्यान रखना। ये बस इतना ही था, समाप्त हो गया। 2 साल का और बचा, मैं जल्दी जल्दी देखता हूँ इसको और फिर आज के दिन में ही अपलोड करने का पूरी प्रयास करूँगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा नहीं कुछ बोलूँगा, आपका समय जाया नहीं करूँगा, आप समझदार हैं। थैंक यू।